राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। पिताजी ने मेरे लिए क्या ही क्या है। पार्क में सैर करते हुए रमाकांत जी के कानों में यह शब्द उनके बेटे द्वारा बोले गए और दिमाग में केवल एक ही विचार आया कि आखिर क्या कमी छोड़ दी हमने अपनी परवरिश में, अपने प्यार में, जो हमारे बेटे ने अपने मुंह से ये शब्द निकाले। एक ही पल में उसके बचपन की सारी मीठी यादों को उन्होंने चकनाचूर कर दिया, जिन्हें याद करके आज तक खुश हुआ करते थे। अरे मैं तो गर्व कर रहा था अपने आप पर कि मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह आज इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर है। मुझे याद है उसके बचपन के आज भी वह दिन जब उसकी माँ उसके स्कूल जाने के लिए उसे तैयार करके रसोई घर में खाना बनाती थी और टिफ़िन पैक करती थी, और हमारा बेटा लेट ना हो जाए इसीलिए मैं खुद उसको अपने हाथों से एक एक निवाला खिलाया करता था। कितना बहला फुसलाकर उसे हर तरह के बहकावे में लाकर खाना खिलाया करता था, और जब वो खाना खा लेता था तब मैं अपनी जीत की खुशी में कितना मुस्कुराया करता था। कितना प्यार लुटाते थे हम अपने बेटे पर, लेकिन केवल एक वाक्य के साथ उसने एक ही पल में सब कुछ खत्म कर दिया। पार्क से घर आते रास्ते में सारी बातें सोचते सोचते रमाकांत जी कब घर पहुंच गए उन्हें पता ही न चला। घर पहुंचकर न्यूज़पेपर उठाते हुए अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, अरे जानकी, एक कप चाय तो लेकर आओ, आज बहुत थक गया हूँ। इतने में कुकर की सीटी बजी और उनकी आवाज़ वहीं दब गई। शायद जानकी ने सुना नहीं। यह सोचकर रमाकांत जी रसोई घर में गए तो देखा अपनी पत्नी जानकी भी अपने ही विचारों में गुम थी। अपनी पत्नी की उदासी का कारण जानते थे रमाकांत जी। उनकी चुप्पी तोड़ने के इरादे से बड़े ही उल्लास भरे स्वर में बोले, अरे जानकी जी, आज चाय देने का इरादा है या नहीं? एकाएक अपने सोच विचार में मगन जानकी जी अपने पति की आवाज़ सुनकर जैसे झटका सा खा गई और उन्हें देखते ही तुरंत बोली, अरे आप आ गए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। आज नाश्ता देरी से बना था और रोहित को जाने की जल्दी थी। आज उसकी कंपनी में चेयरमैन आ रहे हैं ना, इसलिए सुबह 7 बजे ही निकल गया। उसे तो रोहित बिना टिफ़िन लेकर ही घर से चला गया। आप एक काम कर दो, आप उसे उसके ऑफिस में ही टिफ़िन देकर आइए, नहीं तो भूखा ही रह जाएगा हमारा बेटा। तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाकर रखूंगी। रमाकांत जी ने न्यूज़पेपर वहीं रख दिया और कुछ ही देर में नहा धोकर तैयार हो गए। रोहित के लिए टिफ़िन उठाया और जल्दी से उसे टिफ़िन देने के लिए निकल गए। इधर जानकी जी ने राहत की सांस ली और सोचने लगी, अगर रोहित के पापा उसके लिए टिफ़िन लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब है उन्होंने कल रात का वो झगड़ा सुना ही नहीं जो मेरे और रोहित के बीच हुआ था। सुन लेते तो टिफ़िन देने जाने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं होते। मैं तो बिना सिर पैर के ही चिंता ले रही थी। रोहित की तो हमेशा अपने पिताजी से एक ही शिकायत रहती है और हमेशा एक ही प्रश्न उसकी जुबान पर रहता है कि पिताजी ने किया ही क्या है मेरे लिए। एक शिक्षक बन के कौन सा पहाड़ तोड़ लिया उन्होंने, अपने बेटे की छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा ना कर सके। मेरा मित्र सोहन कितने ऐशो आराम भरी जिंदगी जी रहा है। क्या बड़ा आलीशान बंगला बनाकर दिया है उसके पिताजी ने उसे। और मेरा दूसरा मित्र विशाल, जिसके पिताजी बिजनेसमैन हैं, उसके पिता ने उसे बड़ी कार खरीद कर दी है। पिताजी की नौकरी में तो हम 2 कमरों के किराए के मकान में ही रह पाए, उनसे तो एक घर भी नहीं बनवाया गया। जानकी जी अपने पति के लिए बोली गई कोई भी गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम अपने पिताजी पर इस तरह के गंदे शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हो? तुम्हारी बहन की शादी का खर्चा भी तो उन्होंने ही उठाया है। हालांकि तुमने नौकरी करनी शुरू कर दी थी,
उन्होंने तुमसे 1 रुपया भी नहीं लिया, अपनी मेहनत की कमाई से किया है उन्होंने सब। रोहित, तुम्हें ये भी मालूम है कि तुम्हारे पापा घर में बड़े हैं? 3 बहनों और 2 छोटे भाइयों की शादी का खर्चा भी उन्होंने ही उठाया है। और फिर गांव की ज़मीन के विवाद का झंझट भी तो तेरे पापा जी ही देख रहे हैं। लेकिन माँ, इन सब का हमें क्या फ़ायदा हुआ? उनके जिन भाई बहनों की आप बात कर रही हैं, उन सभी ने अपने और अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े मकान खरीद लिए हैं। उन्होंने कभी सोचा कि उनके जिस बड़े भाई ने उनके लिए इतने कष्ट उठाए, उनसे एक छोटा सा मकान भी नहीं बनवाया अपने बच्चों के लिए? क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि अपने बड़े भाई को भी एक मकान बनवा कर दें? अपने पुत्र के मुंह से अपने पति के लिए ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर जानकी जी की आंखें भर आईं। सोचने लगी कि क्या बताऊं, अपने द्वारा ही जन्म दिए गए बेटे को आजकल के बच्चे क्या जानेंगे अपने पिता के उसूलों और कर्तव्यों के बारे में। अपनी आंखों से आंसू पूछते हुए बोली, बेटा, मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि तुम्हारे पापा ने जीवन भर अपना कर्तव्य निभाया है, अपने भाई बहनों से कोई आशा नहीं रखी और ना ही उन्होंने कभी तुमसे कुछ मांगा है। इस पर रोहित बोला, ठीक है, पापा ने जो किया सो किया, लेकिन कम से कम जब 1000 बच्चों के ट्यूशन लेते थे तो उनसे तो फीस ले सकते थे ना। अगर उस समय उन्होंने अपने बच्चों के बारे में भी सोचा होता तो आज हमारा रहन सहन भी मेरे मित्रों के जैसा ही होता। आजकल के शिक्षकों को देखो, बड़े बड़े बंगले खरीद के और शानदार गाड़ियों में घूमते हैं। तुम्हारी बात सही है बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा के कुछ उसूल थे। उनके लिए ज्ञान प्रदान करने का महत्व व्यवसायी से कहीं अधिक बढ़कर था। उनके इन्हीं उसूलों के कारण वे दूर दूर तक जाने जाते थे। कितनी प्रसिद्ध होती थी तुम्हारे पिताजी को, कितने पुरस्कार मिले उन्हें, कितनी इज्जत मिली उन्हें। लेकिन यह सब बातें तुम्हारी कल्पना से बाहर हैं, तुम यह सब नहीं समझोगे। इस पर रोहित नाराज होते हुए बोला, क्या चाटना है उन पुरस्कारों को माँ? ऐसे पुरस्कारों से घर नहीं बनते। वह सामने देखिए पड़े हैं उनके पुरस्कार धूल खाते हुए। कोई नहीं पूछता ऐसे पुरस्कारों को आज के ज़माने में। और जिस इज्जत की आप बात कर रही हैं, क्या वह इज्जत हमें मकान बनाकर देगी? इतने में दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। रोहित ने दरवाज़ा खोला तो सामने रमाकांत जी खड़े थे। देखते ही रोहित सकपका गया और सोचने लगा कि कहीं उनके पिताजी ने उसकी सारी बात सुन तो नहीं ली। हालांकि रमाकांत जी ने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन वे कुछ बोले नहीं और अंदर चले गए। और माँ बेटे की बहस वहीं समाप्त हो गई। यह था जानकी जी और रोहित का कल का झगड़ा, जिसको लेकर जानकी जी परेशान थी। रमाकांत जी ने टिफिन को लिया, साइकिल पर लटकाया और तपती धूप में रोहित की कंपनी जाने के लिए निकल पड़े। 7 किलोमीटर दूर कंपनी तक पहुंचते पहुंचते उनका दम फूल गया। कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। तुम्हारे रोहित साहब का टिफिन लेकर आया हूँ, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। चेयरमैन साहब के साथ उनकी मीटिंग चल रही है, गार्ड बोला। उनके साथ मीटिंग चल रही है, किसी भी क्षण मीटिंग खत्म कर आ सकते हैं। आप बाबूजी साइड में ही रहिए। आसपास कहीं भी बैठने के लिए जगह नहीं थी। थोड़ी देर बोलते बोलते पूरा 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। खड़े खड़े पैरों में भी दर्द उठने लगा था, इसलिए रमाकांत जी गर्मी से तपते हुए एक पत्थर पर बैठने लगे। तभी गेट की आवाज़ आई। शायद मीटिंग खत्म हो गई होगी। चेयरमैन साहब के पीछे पीछे कई अधिकारी और उनके साथ रोहित भी बाहर आया। उसने अपने पिताजी को वहां खड़ा देखा तो मन ही मन गुस्से में खुड़खुड़ाने लगा। सोचने लगा कि अगर टिफिन घर पर ही रह गया था तो क्या ज़रूरत थी लेकर आने की। ऊपर से कुर्ता पजामा पहन कर आए हैं, कम से कम मेरी रेपुटेशन का तो ख्याल रख लेते।
चेयरमैन साहब कार का दरवाज़ा खोलकर बैठने ही वाले थे कि तो उनकी नज़र रमाकांत जी की ओर गई। वह कार में बैठते बैठते रुक गए और रमाकांत जी को देखने लगे। वह सामने कौन खड़ा है? उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। अपने रोहित सर के पिताजी हैं, उनके लिए खाना लेकर आए हैं, गार्ड ने कपकपाती आवाज़ में कहा। बुलवाइए उनको। यह देखकर रोहित सोचने लगा कि भगवान, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। मेरे पिताजी ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रख दी। रोहित के तन से पसीने की धाराएं बहने लगीं। क्रोध और डर से उसका दिमाग सुन्न हुआ जा रहा था। गार्ड के आवाज देने पर रमाकांत जी आए। चेयरमैन साहब आगे बढ़े और उनके समीप गए। आप वर्मा सर हैं ना? डीएवी स्कूल के शिक्षक थे? जी हाँ। लेकिन आप कैसे पहचानते हैं मुझे? हम पहले तो कभी नहीं मिले। कुछ समझने से पहले ही चेयरमैन साहब ने रमाकांत जी के चरण छुए। सभी अधिकारी और रोहित वो दृश्य देखकर अचंभित रह गए। सर, मैं रमेश गुप्ता, आपका वही नालायक विद्यार्थी जो आपकी शिक्षा के सहारे लायक बन सका। याद है आपको? आप मुझे घर पर पढ़ाने आते थे। हाँ हाँ हाँ, याद आया। बाप रे, बहुत बड़े व्यक्ति बन गए हो तुम तो। चेयरमैन साहब हंस दिए, फिर बोले, सर आप यहाँ धूप में क्यों खड़े हैं? आइए अंदर चलते हैं, बहुत बातें करनी है आपसे। सिक्योरिटी, तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं बैठाया? गार्ड ने शर्म से सिर नीचे झुका लिया। उन्हें डांटता देखकर रमाकांत जी बोले, उनकी कोई गलती नहीं है सर, आपकी मीटिंग चल रही थी, आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैं बाहर रुक गया। कृपया आप मुझे सर कहकर शर्मिंदा ना करें। चेयरमैन ने हाथ जोड़कर विनती की। यह सब देखकर रोहित की हैरानी का ठिकाना ना रहा। चेयरमैन साहब ने रमाकांत जी का हाथ अपने हाथ में लिया और उनको अपने आलीशान चैम्बर में ले गए। बैठिए सर। चेयरमैन सर ने अपनी कुर्सी रमाकांत जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं नहीं, वो आपकी कुर्सी है, रमाकांत जी ने सकपकाते हुए कहा। सर, आपके कारण वो कुर्सी मुझे मिली, तो पहले हक आपका है। चेयरमैन साहब ने जबरदस्ती से उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठाया। रोहित और चेयरमैन सर का असिस्टेंट दोनों इस दृश्य को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। तुम लोगों को मालूम नहीं होगा, वर्मा सर नहीं होते तो आज ये कंपनी नहीं होती और मैं मेरे पिताजी की अनाज की दुकान संभालता रहता। स्कूल समय में मैं बहुत ही डब्बू विद्यार्थी था। जैसे तैसे मुझे 9वीं कक्षा तक पहुंचाया गया। शहर की सबसे अच्छी क्लासेस में मुझे एडमिशन दिलाया गया, परंतु मेरा ध्यान पढ़ाई में लगा ही नहीं। उस पर अमीर बाप की औलाद, पूरा दिन मौज मस्ती और मारपीट करना, शाम की क्लासेस से बंक मारकर मूवी देखना, यही मेरा शौक था। माँ को वो सहन नहीं होता। उस समय वर्मा सर कड़े अनुशासन और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे। माँ ने उनके पास मुझे पढ़ाने की विनती की, परंतु सर के छोटे से घर में बैठने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए सर ने पढ़ाने से मना कर दिया। माँ ने उनसे बहुत विनती की और हमारे घर आकर पढ़ाने के लिए मुँह मांगी फीस देने के लिए कहा। सर ने फीस लेने से मना कर दिया, परंतु अनेक प्रकार की विनती करने पर घर आकर पढ़ाने को तैयार हो गए। पहले दिन सर आए और मैं हमेशा की तरह शैतानी करने लगा। सर ने मेरी अच्छी तरह से धुनाई कर दी। उस धुलाई का असर ऐसा हुआ कि मैं चुपचाप बैठने लगा। तुम्हें बता दूं रोहित, पहले हफ्ते में ही मुझे पढ़ने में रुचि आने लगी। तत्पश्चात मुझे पढ़ाई से अतिरिक्त कुछ भी सुझाई नहीं देता था। सर इतना अच्छा पढ़ाते थे, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे विषय जो मुझे कठिन लगते थे, वो भी अब सरल लगने लगे। फिर तो मुझे पढ़ाई से प्यार होने लगा। सर कभी आते नहीं थे तो मैं परेशान हो जाता था। 9वीं कक्षा में मैं दूसरे नंबर पर आया। माँ पिताजी को खूब खुशी हुई। जैसे हवा में उड़ने लगा। 10वीं में मेरी सारी क्लासेस छोड़ दी और सिर्फ वर्मा सर की ही पढ़ाई गई क्लासेस ले रहा था और 10वीं में मेरिट में आकर मैंने सबको चौंका दिया। माय गुडनेस,
पर सर फिर भी आपने सर को फीस नहीं दी? चेयरमैन के असिस्टेंट ने आश्चर्य से पूछा। मेरे माँ पिताजी के साथ में सर के घर पेड़े लेकर और पिताजी ने सर को 1 लाख रुपए का चेक दिया। सर ने वो नहीं लिया। उस समय सर क्या बोले वो मुझे आज भी याद है। सर बोले, मैंने कुछ भी नहीं किया। आपका बेटा ही बुद्धिमान है। मैंने सिर्फ उसे रास्ता बताया और मैं ज्ञान नहीं बेचता, मैं वो दान देता हूँ। बाद में सर के मार्गदर्शन से मैंने 12वीं में पुनः मेरिट में आया। बाद में बीए करने के बाद अमेरिका जाकर मैंने यह कंपनी शुरू की। एक पत्थर को तराशकर सर ने हीरा बना दिया, और मैं ही नहीं, सर ने ऐसे असंख्य हीरे बनाए हैं। सर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। चेयरमैन साहब ने अपनी आंखों से आए आंसू रुमाल से पूछे। परंतु यह बात तो अद्भुत ही थी कि बाहर शिक्षा का और ज्ञान देने का बाजार भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी सर ने 1 रुपया भी नहीं लिया। हजारों विद्यार्थी को पढ़ाया, न केवल पढ़ाया, उनमें पढ़ाने की रुचि भी जगाई। यह सुनकर रमाकांत वर्मा की तरफ देखकर चेयरमैन के असिस्टेंट ने कहा, वाह सर, मान गए आपको और आपके दर्शक को। अरे मेरे वर्मा सर उसूलों के बहुत पक्के हैं, पैसों और मान सम्मान के भूखे भी नहीं हैं। विद्यार्थी का भला हो, यही एकमात्र उद्देश्य था, चेयरमैन ने कहा। और ऐसे ही थे मेरे पिताजी भी, उसूलों के एकदम पक्के। एक समय भूखे रह लेंगे पर अनाज में मिलावट करके बेचेंगे नहीं, यह उनके तत्व थे। जिंदगी भर उसका पालन किया, ईमानदारी से व्यापार किया, उसका फायदा आज मेरे भाइयों को हो रहा है। बहुत देर तक कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर चेयरमैन ने रमाकांत जी से पूछा, सर आपने मकान बदल लिया क्या? उसी मकान में रहते हैं क्या? उसी पुराने मकान में? सर, रमाकांत जी के बदले में रोहित ने उत्तर दिया। उसने उत्तर दिया, पिताजी के प्रति छिपी नाराजगी चेयरमैन साहब की समझ में आ गई। आपने जो एहसान मुझ पर किया है उसका बदला तो मैं कभी चुका ही नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी आज मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। प्लीज़ मना मत कीजिएगा। इसी शहर में मैंने कुछ फ्लैट ले रखे हैं, उसमें से एक 3 BH का फ्लैट मैं आपके नाम करना चाहता हूँ। रमाकांत जी और रोहित दोनों आश्चर्यचकित रूप से बोले, नहीं नहीं, इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे। रमाकांत जी आग्रह पूर्वक बोले। चेयरमैन साहब ने रमाकांत जी के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। सर प्लीज ना मत करिए, और अधिकता मैं आपकी गुरु दक्षिणा देने में पहले ही बहुत देर लगा चुका हूँ। उसके बाद चेयरमैन सर ने सभी के लिए चाय मंगाई, रमाकांत जी से ढेर सारी बातें की और उनको आदरपूर्वक विदा किया। जब रमाकांत जी चले गए तो चेयरमैन ने रोहित से पूछा, रोहित तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं सर, पक्की हुई है, और जब तक रहने को अच्छा घर नहीं हो सकता ऐसी शर्त मेरे ससुर जी ने रखी है, तो अभी तक शादी की डेट फिक्स नहीं हुई। तो फिर हॉल भी बुक नहीं किया? चेयरमैन ने फ़ोन उठाया और किसी से बात करने लगे। धीरे से बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारी मैरिज गार्डन का काम हो गया है। हेरिटेज लॉन्स तो मालूम ही होगा। सर वह तो बहुत महंगा है। अरे तुझे कहाँ पैसे चुकाने हैं? सर भी, जो वहाँ का मैनेजर है वो भी सर का ही विद्यार्थी है, उसने कुछ भी लेने से मना कर दिया है। सर के बस एक आवाज़ देने की बात है, परंतु सर तत्वनिष्ठ हैं, वैसा करेंगे नहीं। इस लॉन्स का मालिक भी उनका विद्यार्थी है, शादी का खर्चा भी वही उठाएगा, उसने वही स्वखुशी से तुम्हें केवल तारीख बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रोहित अत्यधिक खुशी से हाथ जोड़कर, धन्यवाद धन्यवाद मुझे नहीं, तुम्हारे पिताजी को दो रोहित, यह सब उनके हुसूलों का ही परिणाम है, और मुझे एक वचन दो। सर ने अंतिम सांस तक
सर के अंतिम सांस तक तुम उन्हें अलग नहीं करोगे और उन्हें कोई दुख भी नहीं दोगे। मुझे जब भी मालूम चला कि तुम उन्हें परेशान कर रहे हो तो न केवल इस कंपनी से निकाल दूंगा बल्कि पूरे शहर भर में किसी भी स्थान पर नौकरी करने लायक नहीं दूंगा। चेयरमैन साहब कठोर शब्द में बोले, नहीं सर, मैं वचन देता हूँ वैसा कभी नहीं होगा। रोहित हाथ जोड़कर बोला। तब रमाकांत जी रोहित उसके बाद घर आया। तब रमाकांत जी किताब पढ़ रहे थे। जानकी जी पास में ही बैठी चावल से कंकड़ निकाल रही थी। रोहित ने बैग रखा और रमाकांत जी के पांव पकड़कर बोला, पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं आप मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। पिताजी के उसूलों का इतना महत्व है, आपका व्यक्तित्व इतना महान है। कल ही मैंने आपके बारे में माँ से कितना नाप शनाप बोला, आप नहीं जानते। इसके लिए भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। मुझे मालूम है बेटा, मैंने दरवाजे पर सारी बात सुन ली थी, फिर भी आप मुझे टिफिन देने आए। रोहित की आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। कुछ कहने के लिए उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। रमाकांत जी अपने सीने से लगा लिए। आज रोहित को अचानक क्या हो गया? परंतु कुछ अच्छा घटित हुआ है, इसीलिए पिता पुत्र में प्यार उमड़ रहा है। यह देखकर उनके नयनों से भी कुछ बूंदें आने लगी। धन्यवाद।